चलिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। इंडिया के डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स यानी डीएसआईबीज। तो सबसे पहला सवाल, आखिर डीसिप्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से। उस टाइम ये साफ हो गया कि अगर बड़े इंटरकनेक्टेड बैंक्स फेल हो जाते हैं तो पूरी इकोनॉमी डूब सकती है। ये टू बिग टू फेल वाला कॉन्सेप्ट आम भाषा में। बस इसी प्रॉब्लम को इंडिया में होने से रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 22 जुलाई 2014 को डीएसआईबी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया। इसका मेन मकसद था अपने फाइनेंशियल सिस्टम को ऐसी किसी बड़ी गड़बड़ से बचाना। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि आरबीआई आखिर कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा बैंक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। चलिए इसका जो असेसमेंट मेथोडोलॉजी है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर बिल्कुल सीधा सा है साइज, मतलब बैंक कितना बड़ा है। जितना बड़ा बैंक का बैलेंस शीट साइज होगा, जाहिर है उसका फाइनेंशियल सिस्टम पर असर भी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरकनेक्टेडनेस। इसका मतलब है कि एक बैंक दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना जुड़ा हुआ है। सोच के देखिए, अगर एक बैंक डूबा तो वो अपने साथ बाकी कितनों को ले डूबेगा, एक डोमिनो इफेक्ट जैसा। तीसरा इंडिकेटर है सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। इसको आसान शब्दों में समझे तो अगर कल को ये बैंक बंद हो जाता है तो क्या इसकी जगह कोई दूसरा बैंक आसानी से ले सकता है या मार्केट में एक बड़ा डिसरप्शन आ जाएगा। और चौथा इंडिकेटर है कॉम्प्लेक्सिटी। यहां आरबीआई देखता है कि बैंक के ऑपरेशंस कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, खास करके उसके ग्लोबल और क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज। क्योंकि जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्क मैनेज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी इंडिकेटर्स के बेसिस पर हर बैंक को एक सिस्टेमिक इंपॉर्टेंस स्कोर दिया जाता है। फिर इस स्कोर के हिसाब से बैंक्स को अलग अलग बकेट्स में रखा जाता है और जिस बकेट में बैंक होगा उसके हिसाब से उस पर एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायरमेंट लगाया जाता है, एक सेफ्टी कुशन के तौर पर। अब देखिए, ये फ्रेमवर्क कोई पत्थर की लकीर नहीं है। समय के साथ इसमें बदलाव होते रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे 28 दिसंबर 2023 के अपडेट्स की, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। सबसे बड़ा बदलाव आया है पेमेंट सब इंडिकेटर में। पहले क्या होता था, सिर्फ आरटीजीएस और एनईएफटी को कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब नए रूल के मुताबिक सारे डिजिटल पेमेंट्स को इसमें शामिल कर लिया गया है, जो आज के डिजिटल दौर को रिफ्लेक्ट करता है। और इन डिजिटल पेमेंट्स में भी वेटेज को बांटा गया है। 75% वेटेज दिया गया है ट्रांजैक्शंस की टोटल वैल्यू को, यानी कितने पैसों का लेन देन हुआ, और बाकी 25% वेटेज है टोटल वॉल्यूम पर, यानी कितनी ट्रांजैक्शंस हुई। टाइमलाइन में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। अब से असेसमेंट पीरियड अगस्त से अक्टूबर तक चलेगा और डीएसआईबीज की फाइनल लिस्ट हर साल नवंबर में डिस्क्लोज की जाएगी। सिंपल एंड क्लियर। कुछ और डेटा रिविजन्स भी हैं जो ध्यान में रखने वाले हैं, जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज को अब मार्केट वैल्यू पे रिपोर्ट करना होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अब एसएफटीज यानी सिक्योरिटीज फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस और ओटीसी डेरिवेटिव्स के लिए नेटिंग अलाउ कर दी गई है रिपोर्टिंग में। तो चलिए, इतने सारे अपडेट्स के बाद अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। करंट डीएसआईबी लिस्ट में कौन कौन से बैंक्स शामिल हैं, देखते हैं। सबसे पहला नाम, जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, तो इसका लिस्ट में होना तो लाजमी है। दूसरा नाम है प्राइवेट सेक्टर का पावर हाउस एचडीएफसी बैंक। खास करके मर्जर के बाद इसका साइज और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों काफी बढ़ गए हैं। और तीसरा बैंक जो इस लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है वो है आईसीआईसीआई बैंक। ये शुरू से ही इस इंपॉर्टेंट ग्रुप का हिस्सा रहा है। अब ये टेबल देखिए, यहां सारी कहानी क्लियर हो जाती है। हर बैंक को उसके स्कोर के हिसाब से एक बकेट में रखा गया है और उन्हें एक्स्ट्रा कॉमन इक्विटी टियर 1 यानी CET1 मेंटेन करना पड़ता है। ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बकेट 4 में है, जिसे 0.80% एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए। एचडीएफसी बैंक बकेट 2 में 0.40% के साथ और आईसीआईसी बैंक बकेट 1 में 0.20% एडिशनल कैपिटल के साथ। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो डीएसआईबी का ये प्रोसेस 2015 में शुरू हुआ था। तब इसमें सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक थे। 2016 में भी यही दोनों कंटिन्यू हुए और फिर 2017 में एचडीएफसी बैंक को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया। और अब सबसे जरूरी बात जो आपको बिल्कुल याद रखनी है, ये जो एडिशनल CET1 कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ये नॉर्मल कैपिटल कंजर्वेशन बफर के ऊपर है, जो सभी बैंक्स को मेंटेन करना होता है। मतलब ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी है सिर्फ इन सबसे इंपॉर्टेंट बैंक्स के लिए। पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियो लेसन्स और PDF मटेरियल यूज करके अपने JIB, CIIB और प्रमोशन एग्जाम्स पास किए हैं।
आपकी मदद के लिए हम YouTube पर फ्री क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं जो आपके बेसिक्स बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। लेकिन अगर आप सच में एक ही अटेम्प्ट में एग्जाम पास करने के अपने चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा अपडेटेड कंटेंट यूज करें और हमारी वेबसाइट nstorschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर लॉग इन करें।